हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण और उसका स्वरूप। लेकिन उससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जो पीछे हमने पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कितनी सभ्यताएं हो चुकी थी विश्व के अंदर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की तीसरी सभ्यता थी। प्रथम दो सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया और दूसरी मिस्र की सभ्यता। एक मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता, तीसरी थी हड़प्पा सभ्यता और चौथी थी चीन की सभ्यता। उसके बाद आता है इस अपनी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका क्षेत्रफल कितना था? इसका क्षेत्रफल था 16 लाख वर्ग किलोमीटर ओवरऑल वर्तमान में। और इसके जो उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा, और जो दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद, पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, और दक्षिण पश्चिमी बिंदु है सूतकांगेडोर। जो चार क्षेत्र थे प्रमुख जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम थे वो बता दिया है। और जो इसका कालक्रम था, विकास का क्रम था, वो हम पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले नाम आया था, हमने पढ़ा था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन कौन था? ये वही व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का होने का प्रमाण दिया था। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता होने का प्रमाण बताया था। इसने बताया था कि कोई नगर है जो कि प्राचीन है। कब बताया था? 1829 में। ये 1829 में बताया था। दूसरे नंबर पर आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता था उसके स्थल को देखा, उसका सर्वेक्षण किया 3 बार, और इसे वो वर्षभ की मोहर प्राप्त हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम को। विलियम बटन और जॉर्ज बटन, यानी कि बटन बंधु थे, इनका क्या रोल था? इन्होंने जब लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय इनको जो मेसोपोटामिया जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था वहाँ से इन्होंने ईंटें प्राप्त की थी। ईंटें किसने प्राप्त की थी? जॉर्ज विलियम और विलियम बटन ने। जॉन मार्शल कौन था? ये 1902 से 1928 के मध्य रहा था। इसी के दिश निर्देशन में, इसी की देखरेख में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, और दूसरा मेसोपोटामिया मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। और ये एडवर्ड बर्ग कौन था? इसी ने ASI यानी कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को 1992 में बंद करवाया था। 1892 में बंद करवाया था। किसने करवाया था? एडवर्ड बर्ग ने। कब करवाया था? 1892 में। इसका हवाला क्या दिया था? आर्थिक संकट का हवाला देते हुए ASI को बंद करवाया था। किसने? एडवर्ड बर्ग ने। और ASI का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और पुण्य ASI को शुरू किसने किया था? जॉन मार्शल के निर्देशन में 1902 में शुरू हुआ था। जब हम इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का इसका नामकरण कैसे हुआ उसके बारे में हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे विस्तार से। जो हमने जो पीछे रहा था उसको आराम से पढ़ा है। अब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सर्वप्रथम क्या नाम आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके शुरुआती जो हमें स्थल प्रभाव प्राप्त हुए थे वो ज़्यादातर हमें कहाँ से मिले थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, और जो कि जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिरती है सिंधु घाटी नदी। उसके आसपास के जो हमें नगर मिले हैं ना, जो शुरुआती नगर मिले थे, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के आसपास ही मिले, इसी कारण इसे सिंधु नदी कहा गया है। एक जो मार्शल ने कहा कि अगर जो स्थल जिस नदी के किनारे मिलते उसी नदी पर नाम पर होना चाहिए, लेकिन अगर अन्य स्थान से भी प्राप्त हो इसे भारतीय सभ्यता नाम देना चाहिए। यानी कि मार्शल ने ही कहा था कि अगर हमें जो स्थल प्राप्त हो रही है वो अगर अन्य स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भी प्राप्त हो रही है तो इसे भारतीय सभ्यता नाम देना चाहिए। ये इसने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मार्शल ने। और दूसरा नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहने का कारण ये है कि जो शुरुआत में जो हमें सर्वप्रथम जो स्थल प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम स्थल प्राप्त हुआ था 1921 में। इसे खोज करता कौन थे? यानी कि इसका जो दिशा निर्देश के अंदर हुआ तो जो जॉन मार्शल था, लेकिन खोज करता थे दयाराम साहनी ने 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था तब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता नाम रखने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन इसका नाम भी शुरुआत में सिंधु नाम ही दे सकते हैं, लेकिन पुरातत्वविदों की एक विशेषता रही।
जो खोज करते हैं, जो इतिहासकार, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो सभ्यता स्थल सर्वप्रथम खोजा जाए उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखना चाहिए, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तीसरा नाम आता है सरस्वती सभ्यता। अब इसे सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुरुआत के अंदर जो स्थल खोजे गए थे वो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले, लेकिन धीरे धीरे भारत की आज़ादी के बाद 1947 में जो अधिकांश स्थल खोजे गए हैं जो कि हमें सिंधु सभ्यता और गंगा घाटी सभ्यता के मध्य मिले, यानी कि सिंधु सभ्यता और गंगा घाटी और सिंधु सभ्यता के आसपास स्थल मिले हैं। तो जो बीच में जो स्थल मिले हैं, जो बीच में नदी बहती है, मुख्य नदी सरस्वती नदी, गंगा और सिंधु नदी बहती है, तो इसे सरस्वती नाम दिया जाना उचित माना गया। क्योंकि जो अधिकांश स्थल मिले 2800, टोटल 2800 मिले हैं, उसमें से लगभग 60 से 70% सब जो स्थल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सरस्वती नदी के आसपास से मिले हैं। सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात से मिल रहे हैं अभी। और चौथा नाम आता है बृहत्तर सभ्यता। बृहत्तर सभ्यता इसका नाम किसने दिया? क्योंकि पाकिस्तान, भारत आजाद होने के बाद जो पाकिस्तान के इतिहासकार थे, पाकिस्तान के इतिहासकार कौन थे? रफीक मुगल ने ही इसे बृहत्तर सभ्यता नाम देना चाहा। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो एक देश में ना फैल गए बल्कि 3 देशों में फैली है, सर्वाधिक विस्तृत सभ्यता है, यानी कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अंदर 3 देशों के अंदर फैली हुई सभ्यता है। और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 16 से 17 लाख किलोमीटर क्षेत्र है। और इसको दिन प्रतिदिन और नए उत्खनन सामने आ रहे हैं और बृहत्तर सभ्यता की खोज हो रही है, तो इसलिए इसको बृहत्तर नाम देना ही उचित समझा। किसने समझा? पाकिस्तान इतिहासकार रफीक मुगल द्वारा नाम दिया गया था। ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, जो अभी ज़्यादा प्रसिद्ध तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन अब वर्तमान में इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि शुरुआती जो स्थल प्राप्त हुए थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास मिले, जो वर्तमान में स्थल मिल रहे हैं वो हमें सरस्वती सभ्यता के आसपास मिल रहे हैं, इसीलिए इसे सिंधु और सरस्वती सभ्यता नाम देना ही उचित माना गया है। और इसका स्वरूप कैसा था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का था जो स्वरूप था वो किस प्रकार था, किसी सभ्यता थी? यानी कि आद्य नगरीय सभ्यता थी, जहाँ हड़प्पा सभ्यता थी, जहाँ नगरीय सभ्यता, जहाँ नदीय सभ्यता, इस स्वरूप कैसा दिया जाए? इससे पहले हमें जो आद्य ऐतिहासिक नाम देते हैं, आद्य ऐतिहासिक, यानी कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो आद्य ऐतिहासिक और प्रयाग ऐतिहासिक। सर्वप्रथम आता है प्रयाग ऐतिहासिक, दूसरा नाम आता है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा नाम आता है ऐतिहासिक। अब जैसे पहला आता है प्रयाग ऐतिहासिक, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा आता है ऐतिहासिक। ये 3 नाम आते हैं, यानी कि जो इतिहास का वर्गीकरण किया था वो प्रयाग इतिहास में, आद्य इतिहास में, ऐतिहासिक। यानी प्रयाग इतिहास वो है जहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य, जहाँ और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक हमें जहाँ पे लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिपि का ज्ञान था लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो ऐतिहासिक उसमें लिपि भी मिली है, उसे पढ़ा भी किया है। तो जैसे उसी प्रकार ये सिंधु घाटी सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, पृष्ठभेदन नाम दिया गया, उसे हमें मिली तो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि, तो उसे लेकिन अभी पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक नाम दिया गया है। आद्य ऐतिहासिक क्योंकि जो हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी मिलती है वो हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, जो कि जो लिपि से हमें नहीं मिलती, इसलिए आद्य ऐतिहासिक नाम दिया गया। दूसरा नाम आता है कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरुआत में जो इतिहास था वो पाषाण पर आधारित था, पाषाण, उसके बाद आता था कांस्य। क्योंकि जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, तांबे के बाद कांस्य मिला गया, तांबे के बाद जो कांस्य था ना, उसके बाद ये कांस्य युगीन सभ्यता आई। इसके अंदर हमें ताम्र प्लस टिन बराबर कांस्य, क्योंकि शुरुआत में जो सभ्यता मिली है, जो स्थल मिले थे पाषाण काल में, वो पाषाण पत्थरों से बने हुए थे। उसके बाद ताम्र का प्रयोग हुआ, लेकिन तांबा इतना कमजोर था तो इसके अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने टिन मिलाना शुरू कर दिया, तो इससे ये कांस्य नाम पड़ा, कांस्य। तो जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता तीसरी सभ्यता, पहली 2 सभ्यता कैसे माना जाता है कि ये पहली 2 सभ्यता थी, जो एक मेसोपोटामिया थी, दूसरी मिस्र की सभ्यता थी, और तीसरी थी कांस्य युगीन सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसके अधिकांश हमें जो मृदभांड मिले हैं वो कांस्य से मिले हैं, उसमें कांस्य पाया गया है।
इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। यानी इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और तीसरा नाम आता है नदीय सभ्यता, यानी कि नदियों के पास, यानी कि नदीय। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शुरुआती नगर मिले हैं वो हमें नदियों के आसपास ही मिले हैं, इसलिए इसे नदीय सभ्यता भी कहते हैं। जैसे जब चीन की सभ्यता थी वांगो नदी के पास मिली, और दजला फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिक सभ्यता मिली, नील नदी के पास मिस्र की सभ्यता मिली। वैसे ही सिंधु और सरस्वती नदियों के पास जो स्थल मिले उसे ही सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया है, इसलिए इसे नदीय सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा मानना है, यानी कि 3 नाम हो गए, आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, नदीय सभ्यता भी कहा जाता है। चौथा नाम आता है नगरीय सभ्यता। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्राचीन नगर मिले थे, शुरुआती नगर, जिसे प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, वो लगभग नगरीय सभ्यता न होकर केवल ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन कुछ नगर ऐसे थे जो नगरों की तरह बसे हुए थे, नगरों की तरह दिख रहे थे, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया। क्योंकि जो इसकी जो बनावट थी मकानों की, शहरों की, जो नगर बसे थे वो लगभग समकोण पर आधारित थे, पक्की नालियाँ हुई थी, लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी, पूरा मकान था वो घर था, एक एक सुनियोजित तरीके से बछाया हुआ था। इसमें स्नानागार मिले, बृहद स्नानागार, अन्नागार मिले हैं बहुत बड़े। इसलिए इस नगरीय, जो आज के आधुनिक नगरों की विशेषता थी, वही विशेषता हमें नगरीय सभ्यता में मिलती है, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया है। इसमें 3 राजधानी माना गया है, पहली हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी मानी गई। तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को कहा है, यानी कि 3 राजधानी होगी। 3 राजधानी कौन? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। और गार्डन चाइल्ड ने कहा, यानी कि भारत के गार्डन चाइल्ड ने कहा कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता किसने कहा? ये प्रश्न आ सकता है, ये गार्डन चाइल्ड ने कहा। गार्डन चाइल्ड ने भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहा है। दूसरी नगरीय सभ्यता महाजनपद काल को माना जाता है। दूसरी नगरीय सभ्यता महाजनपद काल को माना जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता को माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो मात्र सत्तात्मक थी, कैसी सभ्यता थी, इसका कालक्रम क्या है, बड़े बड़े विद्वानों के क्या मत थे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जो कुछ भी समझ में ना हो तो आप कमेंट के अंदर हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा। धन्यवाद, थैंक यू।